पैलेट गन दिल्ली में कभी इस्तेमाल हुआ नहीं और इस प्रकार की पत्थरबाजी भी दिल्ली में नहीं कभी हुई है। मैं तो कश्मीर भी देखा हुआ है और दिल्ली भी देखा हुआ है। कश्मीर में भी इसी प्रकार से पत्थरबाजी होती है। पुलिस में आता है पिटने के लिए नहीं आता या मरने के लिए नहीं आता। वो देश के खातिर मर सकता है, देश के खातिर पिट सकता है, लेकिन ऐसे एंटी सोशल से नहीं पिटेगा। पार्लियामेंट में एक बार किसी प्रकार से प्रवेश कर गए तो उसके साथ में एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट सारे घुस जाएंगे। अंदर में क्या होगा? देश का सम्मान का प्रतीक है पार्लियामेंट। बाथरूम के पीछे जो टाइल्स है, टाइल्स तोड़ करके उसको कुछ का काम यही था कि टाइल्स तोड़े और उसको फेंके पुलिस वालों को ताकि चोटें आए। लॉ एंड ऑर्डर कोई को बिगाड़ दे कोई, मैं उसके फेवर में नहीं। ये जो नैरेटिव बन गया है कि एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया है पुलिस ने। आरएएफ का जवान वो एस्केप कर उसे मारा जा रहा था, शायद क्राउड में से लोग उसे मार रहे थे तो भागा। उसको एक ने अपने पैर लगा कर ट्रिप करा दिया ताकि जमीन पे गिर गया और उसके ऊपर 10 लड़के कूद करके उसको मारना शुरू कर दिया। ये किस प्रकार का वायलेंस है? कोई कंप्लेंट है? यही लड़कियों ने बदसलूकी की प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने गालियां दी। सर, क्लियर व्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जेन जी का ये पहला इतना बड़ा प्रोटेस्ट था जो कि नीट पेपर लीक को लेकर के किया गया था। उसमें लाखों की संख्या में जो जेन जी यूथ है वो वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद हालात भी बिगड़े। तो पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या ये एंटिसिपेट ही नहीं किया था क्या दिल्ली पुलिस ने या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि इतना यूथ वहाँ पर आएगा और इस तरह से हालात भी बिगड़ जाएंगे? देखिए, ये जो जवाब आपका है कि एंटिसिपेशन की था कि नहीं था, इस प्रकार की इंटेलिजेंस उनके पास थी। मे बी जो तत्कालीन या आज जो पुलिस कमिश्नर हैं उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। इसके बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस इस समय हमारे पास आता नहीं है। नहीं, इसलिए क्योंकि अमूमन क्या जब होती है तो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल इंटेलिजेंस होता है और कितना परसेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी इंटेलिजेंस आपके पास आ गई, आपके लोगों ने सारा इंटेलिजेंस कलेक्ट किया, विभिन्न एजेंसीज़ के से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला, और आजकल तो लोग कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह से, तो वहाँ से आपको मिल पाया कि नहीं मिल पाया, और कौन से लोग लीडर हैं, क्या करने के उद्देश्य है, कितनी संख्या में है, क्या क्या किस प्रकार की वायलेंस करेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन एक पुलिस के पास एक वर्किंग जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस पर काम करती है। जंतर मंतर दिल्ली में एक प्रोटेस्ट साइट है, जैसे इसमें भी हुआ था। कुछ समय से वहाँ पे भूख हड़ताल हो रही थी, जेन-ज़ी वहाँ पे इकट्ठा होकर के अपने जो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन 20 तारीख को कितनी संख्या में आएंगे, सही इंफॉर्मेशन हो सकता है ना हो। ऐसे केसेस में दिल्ली पुलिस में प्रायः अच्छी बैरिकेडिंग करके पूरे रास्ता, जो अगर पार्लियामेंट जाने का है तो पार्लियामेंट जा तो नहीं सकते, बिकॉज पार्लियामेंट में एक बार किसी प्रकार से प्रवेश कर गए तो उसके साथ में एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट सारे घुस जाएंगे अंदर में क्या होगा? देश का सम्मान का प्रतीक है पार्लियामेंट, तो वहाँ तो नहीं जा सकते। तो पुलिस अपने राइट में है कि वहाँ पे न जाने दें। तो किस प्रकार की बैरिकेडिंग की गई, कितना स्ट्रेंथ रखा गया और किस प्रकार से उसे रोकने की कोशिश की गई, फोर्स का इस्तेमाल किया, सब उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है कि कितना जो प्रोटेस्टर्स हैं कितना अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्या उनके इरादे क्या है। प्रोटेस्टर्स थे 20 तारीख को, उन्होंने पार्लियामेंट मार्च का उन्होंने बात कही कि पार्लियामेंट तक वो मार्च करेंगे।
लेकिन अचानक से इस तरह के वहाँ पर हालात हो गए कि वो पूरी तरह से बेकाबू थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, काफ़ी चोटें आई, पुलिसकर्मियों को भी आई, प्रोटेस्टर को भी आई। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वहाँ पे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। क्या जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल इससे पहले भी कभी किया गया है, या परमिशन होती है, और परमिशन होती है तो कौन देता है? एंड सेकेंडली, क्या कोई और तरीका नहीं था प्रोटेस्टर्स को ब्रूटल फोर्स के इस्तेमाल किए बिना रोकने का? इसमें आपने दो चीज़ें पूछी है, एक इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है और दूसरा है यूज़ ऑफ फोर्स के बारे में। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी होगी कि कितनी संख्या में आ रहे हैं। जिस संख्या में आए वो तो ज़्यादा आए। इसमें इतने शरारती तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आएंगे, शायद इसके बारे में भी इतना इल्म था नहीं। तो एक तो ये बात, ये मेरी निजी राय है। उसी के अनुसार से प्रिपरेशंस भी होता है। दूसरा जो आपने कहा कि विद द यूज़ ऑफ फोर्स, नाउ अगर आपने अच्छा इंतज़ाम किया, बैरिकेडिंग करी उनको रोकने का और वहाँ पे एंगेज किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी उन्होंने वाटर कैन्स भी इस्तेमाल किया होगा, टीयर गैसेस काफ़ी इस्तेमाल किए होंगे, और जो बैरिकेडिंग तोड़ करके बाहर आना चाहते थे उन पे लाठी चार्ज भी किया होगा। लेकिन जैसा वीडियोज़ में दिखा कि उन्होंने बैरिकेडिंग भी अलग कर दिया, बैरिकेडिंग भी टूटी पलटी हुई थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी अभी तक पुलिस ने इस्तेमाल किया था यूज़ ऑफ फोर्स, उससे रुके नहीं वो, और बैरिकेडिंग तोड़ करके आ गए। उसके बाद नेक्स्ट रिजॉर्ट क्या है? लाठी चार्ज। जब आप आ जाते हैं, फेस टू फेस आ जाते हैं, तो लाठी चार्ज होता है, लेकिन आपको उसको रोकने के लिए कुछ और हायर लेवल ऑफ वेपन चाहिए होता है। पैलेट गन दिल्ली में कभी इस्तेमाल हुआ नहीं है। वही मेरा पॉइंट था कि पैलेट गन कभी इस्तेमाल हुआ कि नहीं है। दिल्ली में इस्तेमाल हुआ नहीं है, और इस प्रकार की पत्थरबाजी भी दिल्ली में नहीं कभी हुई है। मैं तो कश्मीर भी देखा हुआ है और दिल्ली भी देखा हुआ है। कश्मीर में भी इसी प्रकार से पत्थरबाजी होती है, और दिल्ली में भी काफ़ी पत्थरबाजी हुई। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए कि वो बाथरूम के पीछे जो टाइल्स है, टाइल्स तोड़ करके उसको, कुछ का काम यही था कि टाइल्स तोड़े और उसको फेंके पुलिस वालों के, ताकि चोटें आए। तो उनका ये बिल्कुल था कि पुलिस को प्रोवोक करना है, वायलेंस क्रिएट करनी है, ये ऑब्जेक्टिव थी। तो ऐसे केसेस में अगर पैलेट गन इस्तेमाल किया, डिबेटेबल है। मैं ना तो फेवर में हूं ना अगेंस्ट में हूं, क्योंकि जब तक मौका नहीं देखा खुद, मैन ऑन दी ग्राउंड जो होता है, जो पुलिसमैन ऑन दी ग्राउंड है, उसकी जजमेंट के अनुसार से उसने क्या अप्रीहेंड किया, क्या देखा, और उस हिसाब से कैसे फोर्स इस्तेमाल किया, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। लेकिन इसको टोटली रूल आउट करना भी नहीं है कि आप पैलेट गन इस्तेमाल नहीं ही कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये दिल्ली में पहली बार पैलेट गन इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जब दिल्ली राइट्स हुए थे, दिल्ली दंगे हुए थे, उस दौरान भीड़ ने चांदबाग के इलाके में एक आईबी ऑफिसर्स को घेर करके मारा, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। इसके अलावा वहाँ पर जो उस दौरान जो डीसीपी थे अमित शर्मा, उनको घेर करके उनको पीटा, बुरी तरह से पीटा था। उनके साथ जो रतनलाल थे, उनकी तो मौत भी हो गई थी, शहीद हो गए थे वो। तो उस दौरान भी इससे ब्रूटल था, जो दंगाई थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, हथियार चला रहे थे। लेकिन शायद तब भी पुलिस ने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। जी हाँ, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, बट उसमें भी मेरी अपनी राय है। मैं उस समय दिल्ली पुलिस नहीं ज्वाइन किया था। मेरी अपनी राय है
कि हमारा जो यूज़ ऑफ फोर्स है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर कोई को बिगाड़ दे कोई, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। जरूर ये बात ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंस अच्छा कलेक्ट करें और आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। अगर आप प्रिपेयर्ड हों तो आप एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। उसी प्रकार से अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो क्राउड कंट्रोल भी बेटर कर सकते हैं। अगर आप उस दौरान पुलिस कमिश्नर होते, क्योंकि ठीक उसके तुरंत बाद ही आप आए थे, तो क्या आप पैलेट गन्स का और हथियार का इस्तेमाल करने की परमिशन देते? देखिए, पहले जब मैं आया था तो ये चल ही रहा था। देर शाम को मैंने ज्वाइन किया, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि इतने सारे लोग सड़क पर इकट्ठा ना हो जाए, तो उनको टुकड़े टुकड़े में बांट दें, गलियों में कंटेन करें ताकि मेन सड़कों पे ना आए। तो हमारी डिप्लॉयमेंट उस प्रकार से थी। मैंने डिप्लॉय किया, उनको गली गली पे डिप्लॉय किया ताकि आप 20-50 जो लोग हैं उनसे आप कंट्रोल करो, और इस प्रकार से सड़क पे कोई नहीं आया। एंड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और लोगों में, हमारे पुलिस बल में भी एक तरह से उनको वो हो हिम्मत बढ़े, मैं खुद वहाँ पे एक तरह से पूरे सड़कों पे हमने खुद पैदल गया, देखा। तो उसके बाद से और कर्फ्यू तो लागू कर ही दिया था। तो उसके बाद ना तो कर्फ्यू की वायलेशन हुई, ना कोई एक पत्थर चला, और सब चीज़ कंट्रोल में रहा। लेकिन अगर आज के हालात की अगर हम बात करें जंतर मंतर पे, तो एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं कि पैलेट गन तो चलो ठीक है, आपने कहा कि यूज़ ऑफ फोर्स इसलिए है कि ताकि क्राउड को कंट्रोल कर सके, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से जो बच्चियाँ थी, वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थी, उनके साथ जिस तरह से बदतमीजियाँ की गई, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? फोर्स में क्या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब मॉब को कंट्रोल करना होता है, भीड़ को कंट्रोल करना होता है, या ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऐसा चेहरा है जो कि शायद पुलिस ऑफिशियल्स भी नहीं देखना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा बदतमीजी की गई थी लड़कियों के साथ। कोई कंप्लेंट है? किसी ने नामजद कोई कंप्लेंट दिया है, अपने नाम से कंप्लेंट दिया है? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर आपके पास है तो ज़रूर आप बता सकते हैं। यही लड़कियों ने बदसलूकी की प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने गालियां दी। मैं तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मदर के नाम से कुछ ऐसी कुछ अपशब्द बोला। तो जो ऐसे कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं, वो तो फिर पुलिस वाले के फिर एलिगेशन लगाना तो बड़ा आसान सा चीज़ है। ये भी एक सवाल है कि जो बच्चियां जो गालियां दे रही थी, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी प्रधानमंत्री के लिए, उनको प्रधानमंत्री ने तो माफ़ कर दिया है, लेकिन क्या कानून क्या कहता है? क्योंकि कई जगह पर एफआईआर भी हुई है उनके खिलाफ, और माइनर भी हैं। तो कोई अगर एब्यूज़ करता है, गाली देता है, तो उसमें कानून क्या कहता है? देखिए, डिफेमेशन एक्ट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है। इनकी वायलेशंस होती है। अगर मान लीजिए आप किसी की डिफेमेशन करते हैं तो कानून के अनुसार से केस दर्ज हो सकता है। स्पेसिफिक प्रावधान वो डिफेमेशन का पढ़ना होगा। उसमें 10 एक्सेप्शंस भी हैं। उनको पढ़ करके अगर ये उसमें आता है तो आप ज़रूर केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वायलेशन किया है तो आप केस दर्ज कर सकते हैं। बात यहाँ पे ये है कि हम केसेस को परस्यू करें। ये बच्चे यंग हैं और इस स्टेज पे इनकी कैरियर हम ना ख़राब करें, इनके भविष्य अच्छा रहे, इसलिए हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऑफेंस तो हुआ, केस तो दर्ज हो सकता है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद हमारे क्या ज़रूरी है कि हम केस को इन्वेस्टिगेट करके निष्कर्ष तक पहुँचें? ये एक डिसीजन है, गवर्नमेंट के पास पावर है केसेस विड्रॉ करने का। गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है। उसका तरीका क्या होता है कि गवर्नमेंट विड्रॉ करती है तो क्या ऑटोमेटिकली विड्रॉ होता है, या पुलिस को कुछ आगे कार्रवाई करनी होती है? पुलिस जो बेसिक रूल्स ये है कि पुलिस अपनी चार्जशीट करके
कोर्ट को भेज देती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि ये केस हम विड्रॉ करते हैं। जंतर मंतर पे बात करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि जंतर मंतर पर पहली बार पत्थरबाजी हुई तो पहली बार पैलेट गन भी हुआ। आप कश्मीर रहे हैं, कश्मीर में जब आप थे तब उस समय सबसे खतरनाक हालात थे वहाँ पर। बुरहान वानी जो एक आतंकी था वो मारा गया था, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, तो आप किस तरह से, अगर आप आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते तो आप किस तरह से स्थिति को संभालते? क्या ठीक इसी तरह संभालते? और तब के हालात और जंतर मंतर पर जो अब हुआ, वो दोनों को आप किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए, कश्मीर की आप बात जानना चाहते हैं तो कश्मीर में तो काफ़ी उग्र क्राउड होती थी, और अगर आप पास पहुँचे तो हो सकता है कोई पत्थरों के साथ ग्रेनेड भी फेंक दे। एक नहीं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के साथ साथ एक ग्रेनेड भी फेंक दिया, जिससे एक साथ ही 22 जवान हमारे काफ़ी जख्मी हुए। माइनर इंजरीज नहीं थे, काफ़ी सीरियस इंजरीज थी। तो वैसे में आप वहाँ पे तो कश्मीर में लाठीचार्ज असंभव है। वहाँ पे टीयर गैस का ऐसा देखा गया है कि वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, गीले तौलिए अपने चेहरे पर रखते हैं, उससे असर नहीं होता। और अगर आपने किसी ग्रेनेड अपने टीयर गैस शेल्स फेंके तो उसे वापस पुलिस के पे फेंक देते हैं। तो ये भी देखे गए हैं। तो वहाँ पे पैलेट गन काफ़ी कारगर हुआ है, सिद्ध हुआ है, और 2 लोगों को चोटें आईं, लेकिन आखिरकार अगर आप क्राउड को कंट्रोल न करें, जो इस बात पर उमादा है कि मैं कानून अपने हाथ में ले लूं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। तो पैलेट गन इस्तेमाल हुआ। तो उसको आप जंतर मंतर पे आप इस्तेमाल करने का आप कितना सही मानते हैं? और क्या देखिए, जंतर मंतर पे हम हर पूरी कोशिश रहेगी कि जंतर मंतर पे हम पैलेट गन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बाद की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है और जिससे हम काफ़ी सहमत भी हैं। मैं इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में उस समय बुरहान वानी के समय में जब ये पैलेट गन का ये हुआ था, मैं वहाँ पे स्पेशल डीजी था, और हमने जब ये ऐसे विवाद चला तो हमने देखा और हमने एक गाइडलाइन बनाई कि अगर हम 50 मीटर पत्थर के रेंज से बाहर होता है, पत्थर अगर कोई फेंकता है तो 50 मीटर तक फेंक सकता है, तो हम 50 मीटर की दूरी से अगर हम ये पैलेट गन का इस्तेमाल करें और पैरों को एम करें तो वो 6 फीट की रेडियस में वो छर्रे लगते हैं। तो यानी उसके लोअर पार्ट्स पे, बॉडी के लोअर पार्ट्स पे छर्रे लग सकते हैं, ऊपर वाला नहीं लगेगा। ये हमने गाइडलाइंस भी भेजे थे। तो ये तो रहा कश्मीर के बारे में। यहाँ पे भी हमारी कोशिश रहेगी और लॉ भी कहता है कि आप मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करें जिससे क्राउड कंट्रोल हो सकता है। जो यूज़ ऑफ फोर्स शुड बी कमेंसरेट विद द काइंड ऑफ वायलेंस इज़ देयर, जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसे मिनिमम से हम काम चला लें। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि बैरिकेडिंग से रोक लें, टीयर गैस से, वाटर कैनन से, लाठीचार्ज ना भी करना पड़े उससे भी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर लाठीचार्ज की ज़रूरत पड़ी तो लाठीचार्ज भी करूँगा, और उससे ऊपर अगर कोई ऐसा ज़रूरत पड़ा तो हम बाकी चीज़ भी, नॉन लीथल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पैलेट गन्स भी आता है। पैलेट गन को इस्तेमाल करने के लिए एसओपीज क्या होती हैं? और क्या दिल्ली में, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है, तो एसओपीज क्या कहती है पैलेट गन? एसओपीज में आप हमेशा क्राउड को वार्निंग करते हैं कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके पे हम इस्तेमाल करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो या फायरिंग करेंगे या कोई भी चीज़ करते तो पहले क्राउड को अनाउंस भी करते हैं ताकि क्राउड को जानकारी हो जाए कि अब ये होने वाला है। कुछ लोग
जो कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, लिमिट में रहना चाहते हैं, वो बात को सुन करके वो पीछे हट जाए। और उसके बाद फिर कौन आदेश देता है पैलेट गन चलाने के लिए? जो वहाँ पे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा थ्रेट यही होता है कि मॉब को रोकना है, और जो पुलिस पर्सनल जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी होती है। जब लगता है कि ये दोनों ही खतरे में हैं, तभी आप हथियार चलाने के लिए या लीथल वेपन या नॉन लीथल वेपन चलाने की मंजूरी देते हैं। किसान आंदोलन के दौरान आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। बैरिकेड तोड़ करके 26 जनवरी को वो राजपथ की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन आपने उनको खदेड़ दिया दूसरी तरफ, जिससे कि वो लाल किला चले गए। लाल किला में जाकर के उन्होंने खूब वहाँ पर जो है तांडव मचाया। काफ़ी सारे पुलिसकर्मी घायल हुए, मैंने खुद देखा वहाँ पर किस तरह से वो नीचे खाई की तरफ भी गिरे। लेकिन तब भी आपने इस तरह के आदेश दिए थे कि नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल करना और कम से कम फोर्स को यूज़ करना। तब क्या सोच करके आपने उसको, और कैसे आपने उस सिचुएशन का सामना किया था, और क्या चल रहा था उस समय, क्योंकि 26 जनवरी थी वो? देखिए, उस समय हमारे पास दो चीज़ें थी, एक साथ हो रही थी। एक तो देश का महान पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, उसको सही तरीके से सारा पुलिस का इंतज़ाम करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, और साथ में साथ इनके साथ भी किसान आंदोलन का भी इस प्रकार से करना कि वो भी शांतिपूर्ण ढंग से उनकी भी बातें हो जाएं। आपको मालूम होगा कि उस समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा था और बताया था कि हमारे और उनके बीच में समझौता वो चाहते थे ट्रैक्टर मार्च करने के लिए राजपथ पे। तो हमने कहा कि वो संभव ही नहीं है। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली के कुछ रास्ते दिए जाए जहाँ पे हम ट्रैक्टर की मार्च करें। तो 3 जगह पे काफ़ी डिस्कशन के बाद 3 जगह पे हुई थी कि एक दिल्ली के बाहर से जैसे सिंघू बॉर्डर से आए और वो औचंडी बॉर्डर से निकल जाएं। जो वेस्ट साइड में है तो वो भी एक रास्ते से आए और दूसरे साइड से निकल जाए, और लाइकवाइज ईस्ट में भी था। उनके साथ एक जेंटलमैन प्रॉमिस हुई थी। उन्होंने जेंटलमैन प्रॉमिस किया था, उन्होंने दस्तखत भी किया था। आखिरकार कोई भी जब बातें होती हैं, कोई अगर जिम्मेवार अपने को कहता है तो और दस्तखत करता है तो हम मानते हैं कि वो मानेगा। और उसी प्रकार से हमने इंतज़ाम किए थे ताकि उनको उस रूट पे डाइवर्ट कर सके। लेकिन पूरी स्थिति को देखते हुए वो माने नहीं। हमारे पास सारे हमारे पास जो राइट कंट्रोल या क्राउड कंट्रोल के जो तरीके थे, सारे चीज उपलब्ध थे, इंक्लूडिंग फायरिंग। लेकिन हम अपने देश के ही लोग से को कंट्रोल करना चाह रहे थे। उन्होंने जो अपने वादे किए थे उसको उल्लंघन किया, जिससे उनको ही बाद के दिनों में देखा होगा, उनको ही काफ़ी उस पर यानी उनका जवाब भी नहीं दे पाए थे कि क्यों कानून का उल्लंघन किया, वायदे क्यों नहीं माने। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर भी आता है कि आपको किस तरह से क्राउड कंट्रोल करना है, या ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर ही रहता है कि उनको जैसा ज़रूरी लगता है वैसे वो आदेश देते हैं? देखिए, पुलिस तो गवर्नमेंट की पार्ट है ना, तो गवर्नमेंट और पुलिस अलग अलग तो है नहीं। बिल्कुल। डिस्कशंस होती हैं, क्या तरीके होते हैं, ग्राउंड में तो हमें ही इम्प्लीमेंट करना होता है, और हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो आपसी बातचीत होती है कैसे करना है, और क्योंकि हमें बाकी गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स का भी मतलब लेना होता है, तो इट्स कलेक्टिव एक्शन। तो पहले से ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है कि किस लेवल तक हमें किस तरह के वेपन्स का यूज़ करना है, किस तरह से? ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जरूर डिस्कस होती है। अब ऑन द ग्राउंड मैंने तो बताया, एज ए पुलिस कमिश्नर, मैं उस समय पुलिस कमिश्नर था। जो ग्राउंड पे डीसीपी है या ग्राउंड पे एसीपी जो डिसीजन ले रहा है,
मैं तो नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे लेने के लिए, तो वही लेगा। तो उसको फ्रीडम है डिसीजन लेने का। एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप 2012 में जब निर्भया आंदोलन हुआ था, जब यूथ आया था, उस समय भी यूथ आया था, और वो पार्लियामेंट स्ट्रीट, इंडिया गेट और जो पूरा जो एरिया है रायसीना हिल वाला है, वो पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मुझे याद है कि वो पूरा एरिया जो है आउट ऑफ बाउंड हो गया था उसमें। उस समय काफ़ी दिनों तक जो है वो लोग बैठे रहे थे और रायसीना हिल की तरफ मूव कर रहे थे। उस समय भी वाटर कैनन, टीयर शेल्स और ये सब इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन तब भी पैलेट गन इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो क्या क्राउड को हर समय समय पर अलग अलग तरीका होता है क्राउड को कंट्रोल करने का, या एक जैसा ही तरीका रहता है? अब नहीं, वेरिएशंस तो होती हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका वैसे जैसे किसान आंदोलन में भी उनको किसी को जख्मी करने का तो उद्देश्य नहीं था ना। वो आना चाहते थे, कहीं किसी पे राजपथ पे आना चाहते थे, राजपथ में अलाउ नहीं किया गया उनको, कहीं और जाने के लिए कहा गया, वो नहीं माने। लेकिन किसी को जख्मी करने का तो उनका उद्देश्य नहीं था ना, किसी को जख्मी ऐसा किया होगा। आपने कहा था कि लाल किले पे किया, वो कुछ ऐसे उग्र लड़के थे जो कम उम्र के थे, वो ट्रैक्टर वैसे चला रहे थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जो पुलिस में किनारे खड़े हुए थे वो एस्केप करने के लिए नीचे की तरफ कूद गए थे, उनको किसी ने पुश नहीं किया था। तो जो आपका है कि सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। एक प्रकार का यानी तरीका नहीं, डिसीजन एक ही समान नहीं हो सकता। हाँ, एक प्रिंसिपल है कि यू हैव टू यूज़ मिनिमम फोर्स टू कंट्रोल द क्राउड, एक प्रिंसिपल है। दूसरा है प्रिंसिपल ये भी है जो आईपीसी का राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आपने देखा होगा कि इस जो जंतर मंतर पे हुआ, कम से कम 2 ऐसे इंसिडेंट मैंने टीवी पे देखा। एक सीआरपीएफ का, आरएएफ का जवान, वो एस्केप कर उसे मारा जा रहा था शायद, क्राउड में से लोग उसे मार रहे थे, तो भागा आ रहा था। उसको एक ने अपने पैर लगा के ट्रिप करा दिया ताकि जमीन पे गिर गया, और उसके ऊपर 10 लड़के कूद करके उसको मारना शुरू कर दिया। ये किस प्रकार का वायलेंस है? एक दिल्ली पुलिस का जवान भी उसको पुश करते 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 वो सड़क के किनारे जो कर्ब होता है उसे पैर से वो गिर गया और उस पर भी चढ़ गए। तो ऐसा ये वायलेंस, तो अगर उसके पास वेपन चलाने का अगर टाइम होता तो वेपन भी चला सकता था। लॉ कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 और 97 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 106 एंड 107, करीब करीब सेक्शन यही हैं होंगे आईपीसी का। मुझे बीएनएस के एग्जैक्ट सेक्शंस मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि हमारे समय पे तो हम आईपीसी और सीआरपीसी का ही इस्तेमाल करते थे। उसमें है कि एक आदमी को क्या अप्रीहेंशन है। अगर उसको अप्रीहेंशन होता है कि उसे मार दिया जाएगा या उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया जाएगा, वो हथियार इस्तेमाल करके दूसरे को मार भी सकता है। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, अपना ही नहीं, किसी और साथी का, किसी और का, उसके राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस पर भी एक्सटेंड करता है कि उसको बचाने के लिए हम हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में है, जब पुलिसकर्मी घायल हो रहे थे तो ये एक नया पैटर्न देखा मैंने कि काउंटर नैरेटिव सेट करने के लिए कि जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके परिवार के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे भी परिवार वाले हैं, पुलिसकर्मी हमारे परिवार वाले हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फोर्स ज्वाइन करता है तो उसको इस तरह की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, और उसके पास कानून है और वो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अगर किसी पुलिसकर्मी पर कोई हमला होता है तो निश्चित तौर पर उसके पास कानून है, तो वो कानून के तहत उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन परिवार का इस तरह से आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 2 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। कोई पुलिस में आता है पिटने के लिए नहीं आता है,
या मरने के लिए नहीं आता है। वो देश के खातिर मर सकता है, देश के खातिर पिट सकता है, लेकिन ऐसे एंटी सोशल से नहीं पिटेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार देखा गया है कि पुलिस के सपोर्ट में लोग नहीं आते। ये जो नैरेटिव बन गया है कि एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया है पुलिस ने, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जानबूझ के डाला गया है कि ये इसी बात पे आप नैरेटिव बनाओ कि पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स किया। आपने कभी देखा है क्या, कोई भी इस वीडियोस में आपने देखे होंगे, कोई भी ऐसा सीन आपने देखा है कि पुलिसकर्मी एक किसी जवान लड़का या लड़की के ऊपर चढ़ करके उसको पीट रहे हों? मैंने तो उल्टा देखा है कि पुलिस वाले पे ये प्रोटेस्टर्स चढ़ करके पीट रहे हैं। तो एक्सेसिव फोर्स किसने इस्तेमाल किया है? एक्सेसिव फोर्स तो प्रोटेस्टर्स ने किया है, पुलिस ने नहीं किया। और अगर पुलिस के परिवार वाले आकर के पुलिस के बारे में उनके सपोर्ट में बातें करते हैं तो गलत नहीं है। एक बार और बात, नीट का पेपर पुलिस ने लीक किया था? नहीं, लीक कहीं से और से हुआ था, उसके लिए जिम्मेवार कोई और है। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? पुलिस के खिलाफ नहीं था, प्रोटेस्ट किसी और के खिलाफ था। पुलिस तो केवल उनको पार्लियामेंट नहीं जाने दे रही थी और जाने देगी भी नहीं। अगर पार्लियामेंट घुस गए होते तो एक नैरेटिव और चलता कि पुलिस कमज़ोर रही, पार्लियामेंट में प्रोटेस्टर को जाने दिया। तो पुलिस की ऑब्जेक्टिव सही थी। और ये कोई लैबोरेटरी नहीं है कि आपने इसमें बड़ा माइन्यूट तरीके से आपने कितने डंडे चलाऊं, कितने, लैबोरेटरी नहीं है। वो डेवलपिंग सिचुएशन है, चीज़ें बदल रही हैं। आपने वैसे भी देखा कि काफ़ी क्योटिक था। तो इसमें पुलिस को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। ये नैरेटिव पता नहीं क्यों ऐसा बनाया गया है। नैरेटिव तो ये होना चाहिए कि ये इतने सारे एंटी सोशल सो कॉल्ड पीसफुल एजिटेशन में कैसे आ गए, और उनका ये क्यों इरादा हो गया कि पुलिस को पे पत्थर चलाएं। नैरेटिव तो ये होना चाहिए कि जो 2 महीने पहले पेपर लीक हुआ था, 2 महीने बाद उसके लिए क्यों हो रहा था ये सब सारी प्रोटेस्ट, उसके बीच में क्या क्या मन गढ़ी गई, कौन कौन किससे मिला, क्या कॉन्स्पिरेसी था, क्या प्लानिंग था, कौन कौन अपनी रोटी सेक रहे थे, कौन कौन से लोग जो राजनीति से बाहर थे वो राजनीति के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। ये सब सारी चीज़ सोचने वाली बात है। आपको लगता है इसके पीछे सोशल एलिमेंट्स का हाथ होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल ने भी अभी मोहम्मद हमीम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि वो आतंकी संगठन से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके साथ वो कांस्टेंट टच में था और जंतर मंतर पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। तो आपको लगता है कि जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट मार्च की तरफ या इस तरह से एग्रेसिव तरीके से बढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स का बड़ा रोल होता है, और जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्टर्स होते हैं वो बड़ा रोल जो है वो इसमें निभाते हैं। देखिए, आपने जो स्पेसिफिक चीज़ बताया कि वेस्ट बंगाल का कोई वगैरह है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मैं स्केप कर गया है, लेकिन सारे सच ही संभव है। एंटी नेशनल, एंटी सोशल एंड ऐसे लोग भी जो कि ये सिचुएशन, एक कॉज बड़ा जेन्युइन है। जेन्युइन कॉज ये है कि नीट का पेपर लीक ना हो, एग्जामिनेशन सिस्टम परिपक्व हो, कोई ऐसा ना हो कोई चोरी से किसी को कोई अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। ये बिल्कुल सही है। हम सब सारे इसी एग्जामिनेशन सिस्टम के ही रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अगर उस समय भी अगर गलत होता तो हो सकता है हम ना आए होते, आप हमारा इंटरव्यू नहीं करते होते, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन बहुतों ने इस जेन्युइन कॉज को इस्तेमाल किया है।
कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लोकली एंड इंटरनेशनली। इंटरनेशनली देश देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लोगों के पेट में ये बात पच नहीं रही है कि भारत क्यों बढ़ रहा है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो लोकली है विद इन द कंट्री, ऐसे लोग हैं कि भाई हम क्यों नहीं आगे बढ़ें, तो उनके साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, क्लियर व्यू में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली के पूर्व कमिश्नर श्री एस.एन. श्रीवास्तव सर, जिनका कहना था कि जंतर मंतर पर जो भी फोर्स इस्तेमाल की गई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि ताकि ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा किया जा सके, और ऑब्जेक्टिव था कि जो भी यूथ है उसको पार्लियामेंट तक ना जाने दिया जाए, और उस दौरान जिस भी तरीके का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हुई वो तरीका इस्तेमाल किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के भी साफ तौर पर कहना है कि ये गलत है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सख्त कानून को बनाए जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।